जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इन्हीं प्राणों के बलिदानों को हम हर साल 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाकर याद करते हैं। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग एग्जामों में अक्सर इनसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन से हैं। पहला है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के गुजरात राज्य के पोरबंदर क्षेत्र में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे और माता पुतलीबाई एक धार्मिक महिला थीं। गांधी जी के जीवन में उनकी माता का बहुत अधिक प्रभाव रहा। इंग्लैंड से बैरिस्टर पास करने के बाद गांधी जी गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने अफ्रीका गए थे वह किस प्रकार प्रजाति उत्पीड़न तथा भेदभाव के शिकार थे। वहां उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इसके पश्चात गांधी जी ने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी का भारत आगमन और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना। सन 1916 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे, फिर हमारे देश की आज़ादी के लिए अपने कदम उठाना शुरू किया। सन 1920 में कांग्रेस लीडर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद गांधी जी कांग्रेस के मार्गदर्शक थे। सन 1914 से 1919 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को इस शर्त पर पूर्ण सहयोग दिया कि इसके बाद वे भारत को आज़ाद कर देंगे, परंतु जब अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया तो फिर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से आंदोलन चलाए। इनमें से कुछ आंदोलन निम्नानुसार है, जिसमें पहला है 1918 में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह। गांधी जी द्वारा सन 1918 में चलाया गया चंपारण खेड़ा सत्याग्रह भारत में उनके आंदोलनों की शुरुआत थी और इसमें वे सफल रहे थे। यह सत्याग्रह ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ चलाया गया था। इन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा भारतीय किसानों को नील की पैदावार करने के लिए जोर डाला जा रहा था और इसी के साथ समस्या तो यह थी कि उन्हें यह नील एक निश्चित कीमत पर ही बेचने के लिए भी विवश किया जा रहा था। वे भारतीय किसान ऐसा नहीं चाहते थे। तब उन्होंने महात्मा गांधी की मदद ली। इस प्रकार गांधी जी ने एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाया और इसमें वे सफल रहे और अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ी। दूसरा है 1919 में खिलाफत आंदोलन। सन 1919 में गांधी जी को इस बात का एहसास होने लगा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है, तो उन्होंने कांग्रेस को बचाने के लिए और साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बाहर निकालने के लिए अपने प्रयास शुरू किए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे मुस्लिम समाज के पास गए। खिलाफत आंदोलन वैश्विक स्तर पर चलाया गया आंदोलन था। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण राष्ट्र के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी और वे स्वयं इस कांग्रेस के प्रमुख व्यक्ति भी थे। इस आंदोलन ने मुस्लिमों को बहुत सपोर्ट किया। वह गांधी जी के इस प्रयास से उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी खास जगह भी बन गई। परंतु सन 1922 में खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया और उसके बाद गांधी जी अपने संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए लड़ते रहे, परंतु हिंदू और मुस्लिम के बीच की दूरी बढ़ती ही गई। तीसरा है 1920 असहयोग आंदोलन। इस असहयोग आंदोलन का अर्थ यह था कि भारतीयों द्वारा अंग्रेज सरकार के किसी भी प्रकार से सहायता ना की जाए, परंतु इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो। चौथा है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून या दांडी यात्रा। सन 1930 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक और आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भी नियम कानून बनाए गए उन्हें नहीं मानना और उनकी अवहेलना करना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बनाएगा, तो 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने इस कानून को तोड़ने के लिए अपनी दांडी यात्रा शुरू की। पांचवा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 1940 के दशक तक आते आते भारत की आज़ादी के लिए देश के बच्चे बूढ़े और जवान सभी में जोश और गुस्सा भरा पड़ा था। तब गांधी जी ने इसका सही दिशा में उपयोग किया और बहुत ही बड़े पैमाने पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा। यह अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब इस आंदोलन की विशेषता।
महात्मा गांधी जी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थी, जिनका विवरण निम्नानुसार है। इसमें पहला है, यह आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे। दूसरा है, आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी कुछ देर से मिली। तीसरा है, आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। अब हम जानेंगे महात्मा गांधी जी के सामाजिक जीवन के बारे में। गांधी जी एक महान लीडर तो थे ही, परंतु अपने सामाजिक जीवन में भी वे सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले व्यक्तियों में से एक थे। उनके इसी स्वभाव के कारण उन्हें लोग महात्मा कहकर संबोधित करने लगे थे। गांधी जी प्रजातंत्र के बड़े भारी समर्थक थे। उनके दो हथियार थे, सत्य और अहिंसा। इन्हीं हथियारों के बल पर उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। गांधी जी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि उनसे मिलने पर हर कोई उनसे बहुत प्रभावित हो जाता था। नेक्स्ट है, छुआछूत को दूर करना। गांधी जी ने समाज में फैली छुआछूत की भावना को दूर करने के लिए बहुत प्रयास किए। इन्होंने पिछड़ी जातियों को ईश्वर के नाम पर हरिजन नाम दिया और जीवन पर्यंत उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहे। अब हम जानेंगे जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। नेहरू जी को व्यापक रूप से आधुनिक भारत का रचयिता माना जाता है। भारत में इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू एवं माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता प्रसिद्ध बैरिस्टर व समाजसेवी थे। जवाहरलाल नेहरू जी का राजनीतिक सफर। 1912 में नेहरू जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में बैरिस्टर के रूप में कार्यरत हुए। 1916 में नेहरू जी ने कमला नेहरू से विवाह किया। 1917 में वे होम रूल लीग से जुड़ गए। 1919 में नेहरू जी महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, जहां उनके विचारों ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया और राजनीतिक ज्ञान उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में ही प्राप्त हुआ। यही वह समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत को राजनीति में कदम रखा था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी, गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920 से 1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में 2 वर्षों तक शहर की सेवा की। 1926 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1926 से 1928 तक अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव बने। गांधी जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। 1928 से 1929 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में 2 गुट बने। पहले गुट में नेहरू जी एवं सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया। दूसरे गुट में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने सरकार के अधीन ही प्रभुत्व संपन्न राज्य की मांग की। नेहरू जी की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया गया। इसमें सभी ने एकमत होकर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया। 26 जनवरी 1930 में लाहौर में नेहरू जी ने स्वतंत्र भारत का ध्वज लहराया। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जोरों से आह्वान किया, जो इतना सफल रहा कि ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए झुकना ही पड़ा। 1935 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारत अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, तब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। नेहरू जी ने चुनाव के बाहर रहकर ही पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस में हर प्रदेश में सरकार बनाई और सबसे अधिक जगहों पर जीत हासिल की। 1936 से 1937 में नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बीच नेहरू जी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वह 1945 में जेल से बाहर आए। 1947 में भारत एवं पाकिस्तान की आज़ादी के समय नेहरू जी ने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1947 भारत की आज़ादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं आचार्य कृपलानी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, पर गांधी जी के आग्रह पर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निर्देश आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। नेहरू जी अपने पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए हमेशा
प्रयासरत रहे। उनकी सोच थी कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना चाहिए। नेहरू जी का 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से स्वर्गवास हो गया। अब है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा के बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वे कटक के मशहूर और सफल वकील थे और नेताजी की माता का नाम प्रभावती था। सुभाष चंद्र बोस के पिता को राय बहादुर नाम की उपाधि दी गई थी। नेताजी को बचपन से ही पढ़ाई में बहुत रुचि थी। नेताजी बहुत मेहनती और अपने टीचर के प्रिय थे। नेताजी के गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। नेताजी ने स्कूल की पढ़ाई कटक से ही पूरी की थी। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कोलकाता चले गए। वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए किया। इसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर के द्वारा भारतीय को सताए जाने पर नेताजी बहुत विरोध करते थे। उस समय जातिवाद का मुद्दा बहुत उठाया गया था। यह पहली बार था जब नेताजी के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जंग शुरू हुई। नेताजी सिविल सर्विसेज करना चाहते थे। अंग्रेजों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था, तो उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी ठुकरा दी और भारत लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। इन्हें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में बनाया गया। नेताजी ने नौजवान छात्र छात्राओं व मजदूर लोगों के बीच अपनी खास पहचान बना ली थी। वे जल्द से जल्द पराधीन भारत को स्वाधीन भारत के रूप में देखना चाहते थे। नेताजी एक नौजवान सोच लेकर आए थे जिससे वे काफी चर्चित हो रहे थे। यह युवा नेता किसी भी नियम पर नहीं चलना चाहते थे, लेकिन पुराने नेता ब्रिटिश सरकार के बनाए नियम के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। सुभाष चंद्र और गांधी जी के विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी के अहिंसावादी विचार से सहमत नहीं थे। उनकी सोच नौजवान वाली थी जो हिंसा में भी विश्वास रखते थे। दोनों की विचारधारा अलग थी, लेकिन उद्देश्य एक था। दोनों भारत देश की आजादी जल्द से जल्द चाहते थे। 1939 में नेताजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए खड़े हुए। इनके खिलाफ गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया, जिसे नेताजी ने हरा दिया। गांधी जी को यह अपने हार लगी थी, जिससे वे काफी दुखी थे। जब नेताजी को यह बात पता चली कि गांधी जी उनकी जीत से दुखी हैं, तो उन्होंने अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दिया और उनका पदभार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाला था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तब नेताजी ने वहां अपना रुख किया। पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे ताकि अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़े और वे देश को छोड़कर चले जाएं। इस बात का बहुत अच्छे से असर देखने को मिला, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया। जेल में लगभग 2 हफ्ते तक उन्होंने ना खाना खाया, पानी पिया। उनकी बिगड़ती हालत को देख देश में नौजवान उग्र होने लगे और उनकी रिहाई की मांग करने लगे। तब सरकार ने उन्हें कोलकाता में लाइट बंद कर रखा गया था। इस दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे के जल की मदद से वहां से भाग निकले। सबसे पहले बिहार के गोम्हा गए, वहां से भी पाकिस्तान के पेशावर जा पहुंचे। इसके बाद वे सोवियत संघ होते हुए जर्मनी जा पहुंचे, जहां वे वहां के शासक हिटलर से मिले। 1943 में नेताजी जर्मनी छोड़कर साउथ ईस्ट एशिया मतलब जापान जा पहुंचे। यहाँ पर मोहन सिंह से मिले, जो उस समय आजाद हिंद फौज के मुख्य नेता थे। नेताजी मोहन सिंह व राज बिहारी बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। इसके साथ ही नेताजी ने आजाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने अपनी आजाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। भारत सरकार ने इस दुर्घटना पर बहुत सी जांच कमेटी भी बनाई, लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नाडियाद में हुआ था। उनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और उनकी माता का नाम लाडवा देवी था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पिता रानी लक्ष्मीबाई की सेना में बहुत बहादुर सेनानी थे। उन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सरदार पटेल बचपन से ही अपने पिता की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इन्होंने लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई की और इसके बाद पुनः भारत आकर अहमदाबाद में वकालत शुरू की।
स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से काफी प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, जिसमें इन्होंने अपना पहला योगदान सन 1918 में खेड़ा संघर्ष में दिया था, जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेजी सरकार से कर में छूट देने की मांग की थी, तो अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी जी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर यानी टैक्स ना देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दे दी गई। नेक्स्ट है सरदार नाम पटेल जी का कैसे पड़ा। सन 1928 में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को सफल नेतृत्व प्रदान करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली में एक सभा को आयोजित करके सत्याग्रह को आरंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेजों द्वारा वसूले जा रहे भारी कर में कमी करवाना, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से स्वराज आश्रम को केंद्र बनाकर 6 महीनों के भीतर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर दिया जिसके सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा और बढ़े हुए कर में कमी करनी पड़ी। इस आंदोलन को जन आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और जब यह आंदोलन सफल हुआ तो महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को पगड़ी पहनाकर उन्हें सरदार नाम दिया। 9 मार्च 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता कराची कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई थी। गांधी जी द्वारा किए गए सभी स्वतंत्रता आंदोलन जैसे असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे सभी आंदोलनों में सरदार पटेल की भूमिका अहम थी। राष्ट्रवादी आंदोलन में वैचारिक आदान प्रदान किया तथा आंदोलन के दौरान सरदार पटेल कई बार जेल गए। माउंटबेटन योजना में देश के विभाजन से असंतुष्ट गांधी जी को मनाने में सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह सूचना तथा रियासत विभाग के मंत्री बने। 562 रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया था। डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण 3 प्रमुख व्यक्तियों से प्रभावित थे, जिसमें महात्मा बुद्ध, कबीर तथा पुणे के महात्मा ज्योतिराव फूले शामिल थे। वस्तुतः ये तीनों व्यक्तित्व ही जातिगत प्रथा तथा प्रगतिशील विचारों के प्रेरणा थे, इसलिए अंबेडकर के विचारों पर इनका स्पष्ट प्रभाव था। अंबेडकर सामाजिक समता एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा के पक्षधर थे। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वशासन की सफलता के लिए दलित जातियों हेतु विधानमंडलों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी कारण उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए सांप्रदायिक पंचायत अर्थात पृथक निर्वाचन प्रणाली का समर्थन किया, जिसके अंतर्गत यह प्रक्रिया थी कि जो व्यक्ति जिस वर्ग का होगा वे उसी वर्ग के समुदाय को वोट करेगा। जैसे मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम समुदाय को, सिख व्यक्ति सिख समुदाय को। लेकिन गांधी जी ने इसके विरोध में आमरण अनशन करना प्रारंभ कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मांग को वापस ले लिया और गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत कहा गया था कि गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक हिस्सा दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि दलित वर्गों को प्रशासनिक सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। अंबेडकर के नेतृत्व में दलित वर्गों ने संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। वंचित वर्गों के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों में मताधिकार लोथियन समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा, जिसमें किसी को भी स्थानीय निकाय के किसी भी चुनाव लोक सेवाओं में नियुक्ति के संदर्भ में मात्र दलित वर्ग से संबंध होने के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अंबेडकर ने दलितों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने तथा सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए मुख्य नायक, बहिष्कृत, भारत जनता समता और प्रबुद्ध जैसी पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। वस्तुतः अंबेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप ही दलितों की राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित हो सकी थी। अपने सामाजिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना की, जिसका दलितों के लिए प्रमुख नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। 1930 में नागपुर में अंबेडकर ने
ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली सहित आरक्षण की मांग की। 1942 में अंबेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, जो दलितों के लिए सामाजिक के साथ ही राजनीतिक अधिकारों की भी मांग करती थी। सामाजिक समता की स्थापना के लिए अंबेडकर ने 1927 में जल सत्याग्रह किया, जिसका प्रमुख उद्देश्य दलितों को सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने का अधिकार प्रदान करवाना था। डॉक्टर अंबेडकर सांप्रदायिकतावाद के विरोधी थे। इसी संदर्भ में उन्होंने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष मुस्लिम लीग की सिंधु को मुंबई से पृथक करने की मांग का विरोध किया। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में विभाजित भारत की एकता, सांप्रदायिक सौहार्द तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए भारत पाकिस्तान के बीच जनसंख्या के स्थानांतरण के व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत किए। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। इस प्रकार राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलितों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की मांग के साथ ही मुस्लिम लीग की विभाजनकारी नीति का कड़ा विरोध किया, संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और साथ ही दलित वर्ग की राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को ब्रिटिश भारत में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्यार से लोकमान्य तिलक के नाम से भी पुकारते थे। इन्होंने स्वराज का नया लक्ष्य प्रदान करने वाली केसरी और मराठा नाम के 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किए, जो जनता में बहुत लोकप्रिय हुए, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज दे। केसरी में छपने वाले उनके लेखों की वजह से उन्हें कई बार जेल भेजा गया। ये गर्म दल के नेता थे जो भारत को पूर्ण स्वराज दिलाने की बात किया करते थे और इन्होंने अपना नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा। इन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान पर खड़ा किया। इसके लिए उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए। तिलक ने स्वराज के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे साधन राष्ट्र को प्रदान किए। तिलक समाज सुधार से पहले राजनीतिक स्वराज चाहते थे। सामाजिक सुधार हिंदू धर्म का आंतरिक मामला होने के कारण ब्रिटिश सरकार की इस क्षेत्र में पहल व हस्तक्षेप को तिलक ने अनुचित माना। तिलक आधुनिक भारत के प्रथम सर्वाधिक प्रभावशाली एवं राष्ट्रीय प्रिय नेता थे। इन्होंने भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए अपने मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में 28 जनवरी 1865 को एक अग्रवाल परिवार में हुआ था। इन्होंने कुछ समय हरियाणा के रोहतक और हिसार शहरों में वकालत की। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ इस त्रिमूर्ति को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता था। लाला लाजपत राय न केवल समाज सुधारक थे बल्कि भारतीय शिक्षा पद्धति के उपासक भी थे। यह 1905 के बंगाल विभाजन के प्रखर विरोधी थे। इन्होंने बहिष्कार, स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा और आत्मनिर्भरता जैसे उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रवादी आंदोलन को गति प्रदान की। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय ने अंग्रेज वापस जाओ का नारा दिया और कमीशन का डटकर विरोध किया, जिसके जवाब में अंग्रेजों ने उनके सिर पर लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को सिलहट जिला हबीबगंज, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल के प्रमुख नेता थे। यह 1888 में कांग्रेसी सदस्य बने। भारत में स्वदेशी आंदोलन के बाद बिपिन चंद्र पाल इंग्लैंड चले गए, जहां जाकर वे क्रांतिकारी विचारधारा वाले इंडिया हाउस, जिसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, से जुड़ गए और स्वराज पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। उन्होंने स्थानीय भारतीयों के बीच अपने क्रांतिकारी विचार रखे। भारत में स्वराज की भावना जगाने के लिए उन्होंने कई अखबार भी निकाले, जिनमें बंगाली साप्ताहिक परिदर्शक, अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया और बंगाली दैनिक वंदे मातरम में निकाले प्रमुख अखबार थे। इन अखबारों के जरिए बिपिन चंद्र पाल ने पूर्ण स्वराज, स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो जैसी अपनी आवाज को बुलंद किया तथा राष्ट्रीय शिक्षा के महत्व का प्रचार भी किया और इन आदर्शों के प्रति लोगों को प्रेरित किया। इन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया तथा पूर्ण स्वराज का समर्थन किया। यह अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन या अहिंसावादी आंदोलन जैसे धर्म विरोध के तौर तरीकों के वे सख्त खिलाफ थे। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ चलाए गए 1905 में बंग विरोधी आंदोलन में
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इसके खिलाफ कई सभाएं भी की। नेक्स्ट है भगत सिंह। भगत सिंह जी का जन्म 27 सितंबर 1960 को एक सिख परिवार में हुआ था। असहयोग आंदोलन के असफल होने के बाद इन्होंने अपने साथी राजगुरु बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उत्तरी भारत की जनता में राजनीतिक चेतना को पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। उत्तरी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को संस्थागत स्तर पर संचालित करने के लिए 1923 में इन क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसके माध्यम से वयस्क मताधिकार, शोषण मुक्त समाज, ब्रिटिश शासन की समाप्ति तथा श्रमिकों एवं किसानों के हितों पर आधारित शासन प्रणाली की स्थापना जैसे लक्ष्य निर्धारित किए गए। साथ ही एक क्रांतिकारी हिंसक साधनों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता में भय का वातावरण निर्मित करने का प्रयत्न कर रहे थे ताकि जनता के विरुद्ध हो रहे अत्याचारों एवं शोषण से मुक्ति प्राप्त की जा सके। इसी क्रम में 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा अस्त्र शस्त्रों की खरीद हेतु काकोरी ट्रेन में डकैती की गई। काकोरी ट्रेन डकैती की घटना से ही क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। भगत सिंह को राष्ट्रवाद की प्रेरणा उनके परिवार में ही उनके चाचा किशन सिंह तथा स्वर्ण सिंह से विरासत में प्राप्त हुई थी। भगत सिंह ने अकाली तथा कीर्ति जैसे पत्रिकाओं के माध्यम से ब्रिटिश शासन के दोषपूर्ण पक्षों को जनता के समक्ष रखा तथा क्रांतिकारियों की गतिविधियों से जनता को अवगत कराया। भगत सिंह ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाने में डकैती तथा क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जैसी गतिविधियों को संपादित करना शामिल था। भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में पहला अवसर था जब देश के विभिन्न भागों के क्रांतिकारियों ने मिलकर एक केंद्रीय संगठन बनाया था। 1928 को भगत सिंह ने साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या की, किंतु इसके बाद भगत सिंह ने क्रांतिकारी विचारों में अचानक परिवर्तन आता है तथा वे हिंसक गतिविधियों को त्याग कर वैचारिक क्रांति की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्य कारण भगत सिंह पर अंतरराष्ट्रीय वामपंथी राजनीतिक विचारों को प्रभाव माना जाता है, क्योंकि भगत सिंह ने अनुभव किया कि क्रांति शारीरिक हिंसा की वजह मानसिक स्तर पर होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इसका मुख्य उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि भगत सिंह के शब्दों में अंग्रेजों के बहरे कानों को हमारी आवाज पहुंचाने का एक प्रयास बताया गया। इसके बाद भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी दे दी तथा 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी पक्षों को नेतृत्व प्रदान किया। भारतीय जनता विशेषकर युवा वर्ग को देश के स्वतंत्र संग्राम में भागीदारी होने के लिए प्रेरित किया। यद्यपि प्रारंभ में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने सशस्त्र क्रांति का सहारा लिया, किंतु बाद में वैचारिक क्रांति को प्राथमिकता दी तथा सुनियोजित तरीके से अपने विचारों को जनता में ब्रिटिश सरकार तक अपनाया। भगत सिंह ने योगदान और व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि गांधी इरविन जैसे महत्वपूर्ण समझौते के दौरान गांधी जी द्वारा अनौपचारिक रूप से उनकी फांसी को डालने पर चर्चा की गई। भारत की युवा वर्ग द्वारा समझौते के बाद गांधी जी का विरोध करना भगत सिंह के वैचारिक प्रभाव एवं महत्व को प्रकट करता है। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी मां का नाम शारदा देवी था। इनका जन्म उनके पैतृक स्थान कोलकाता के जोड़ा साको हवेली में हुआ था। ये एक कवि, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार और दार्शनिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यूरोप के उपनिवेशवाद की आलोचना और भारतीय राष्ट्रवाद का समर्थन किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की आलोचना की और कहा कि हमें आम जनता के बौद्धिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अंग्रेजी द्वारा दी गई नाइटहुड उपाधि का त्याग कर दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की सबसे प्रसिद्ध रचना गीतांजलि रही। इसी के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे, जिसमें भारत का जन गण मन, जिसे आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे अपना राष्ट्रगान घोषित किया, और बांग्लादेश ने आमार सोनार बांग्ला गीत को 1972 में स्वतंत्रता के बाद अपनाया था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।